जैसा कि हम जानते हैं, आदर्श आवर्त गति सरल आवर्त गति होती है, जिसकी आवश्यक शर्त यह है कि उसका आयाम स्थिर रहना चाहिए, समय के साथ आयाम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परंतु घर्षण बल और अवमंदन बलों के कारण सरल आवर्त गति के आयाम में लगातार कमी आती रह जाती है। जिसे प्रायोगिक रूप से आयाम का मान लगातार कम होता जाता है और हम सरल आवर्त गति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। विशेष रूप से जब विद्युतीय परिपथों में दोलन करवाए जाते हैं, तो विद्युतीय परिपथों में धीरे धीरे धारा का मान लगातार कम होता जाता है और कुछ समय बाद जाकर उसमें धारा शून्य हो जाती है अवमंदन बलों के कारण। हम अवमंदित आवर्त गति को आदर्श सरल आवर्त गति में परिवर्तित करें, उसके लिए आवश्यक यह है कि हम जब आयाम में कमी हो रही है तो हम एक अतिरिक्त बल इस पर लगाएं। वो बल उस आयाम में कमी को पूरा कर देगा और प्रायोगिक आवर्त गति या जो हमारे लैब में आवर्त गति होती है या सामान्य आवर्त गति है जो कि अवमंदित है, उसके आयाम की कमी को पूरा करके उसके आयाम को स्थिर कर देगा और हमारी जो प्रैक्टिकल ऑसिलेटर हैं वो सरल आवर्त गति में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे बल को प्रणोदन बल कहते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेटर। देखिए, बल जो हम अतिरिक्त लगा रहे हैं इसमें पहले से, क्योंकि आवर्त गति हो रही है तो प्रत्यानयन बल है, आयाम में कमी आ रही है अवमंदन बल है, हम एक अतिरिक्त बल लगा रहे हैं जो आयाम में कमी को पूरा कर सके। यह बल इस तरह का हो कि जब आयाम में कमी आ रही है उसी समय यह बल अधिक मात्रा में कार्यरत रहे और मध्य अवस्था में इसका मान इतना अधिक नहीं हो ताकि यह गति को प्रभावित कर सके। तो ऐसा बल भी हमारे पास आवर्त बल होना चाहिए जिसका मान आयाम की कमी, हम जानते हैं कि जब दोलक अधिकतम आयाम की अवस्था पर पहुंचता है वहां पर उसमें कमी आती है, यह बल इसी अवस्था में कार्यरत हो और उस आयाम की कमी को पूरा कर दे। गति के मध्य में इस बल का प्रभाव अधिक नहीं होना चाहिए ताकि यह गति को प्रभावित नहीं कर सके। ऐसा बल पीरियडिक फोर्स होगा, आवर्त बल होगा, यानी यह बल हमारे पास कुछ इस तरह की प्रकृति का होगा। F0 sin ओमेगा टी। जैसा कि हमने लिख भी रखा है, अतिरिक्त बल की विशेषताएं, यह बल आवर्त प्रकृति का हो ताकि आयाम में कमी को पूरा कर सके और अन्य समय में गति को प्रभावित नहीं कर सके। इसे कहते हैं अतिरिक्त बल या प्रणोदित बल। तो अब जो हमारे पास कुल बल आ जाएंगे, प्रत्यानयन बल जो विस्थापन के समानुपाती, अवमंदन बल जो श्यान बल है या घर्षण बल है जो वेग के समानुपाती है, और एक तीसरा अतिरिक्त बल प्रणोदित बल जो आवर्त प्रकृति का है। तो अब आवर्त गति करने वाले कण पर या आवर्त गति करने वाले निकाय पर जो बल कार्य कर रहे हैं वो प्रत्यानयन बल, अवमंदन बल और प्रणोदित बल, तीनों बल कार्य कर रहे हैं। ये प्रत्यानयन बल, ये अवमंदन बल और ये प्रणोदित बल। पहले भी हम ले चुके हैं कि प्रत्यानयन बल का कोफिशिएंट है
लैम्डा डैम्पिंग बल का, अवमंदन बल का कोफिशिएंट है। तो इससे गति की समीकरण अवमंदित आवर्त गति के बाद जब हम उसे सरल आवर्त गति में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आयाम स्थिर होना चाहिए, उसकी गति का समीकरण हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाई एम माइनस लैम्डा डी एक्स बाई डी टी प्लस एफ जीरो साइन ओमेगा टी। ये गति का समीकरण है, m से डिवाइड कर दिया, और ये पहले हम कांस्टेंट दे चुके हैं k बाई एम ओमेगा जीरो स्क्वायर, जो दोलक की मूल आवृत्ति होती है, और लैम्डा बाई एम दैट इज 1/τ अवमंदित बलों का गुणांक, ये विश्रांति काल, ये अवमंदन बलों का गुणांक 2r, तो ये 2r एज इट इज, और f0 बाई m इसको हम एक कांस्टेंट ले लें हम f0, ये प्रणोदित दोलन गति की समीकरण है। प्रणोदित दोलन गति की, प्रणोदित आवर्त गति की समीकरण, इसका हल करें। इसका हल करने के लिए मान लें हम, इसका सॉल्यूशन हमारे पास है x इक्वल टू एक्स जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एक अज्यूम किया है जिसमें हमारे को x0 निकालना है, ओमेगा निकालना है और फाइव को परिभाषित करना है। इससे dx बाई डी टी x0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और एक बार और डिफरेंशिएट करें d2x बाई डी टी स्क्वायर, तो इट इज माइनस ओमेगा जीरो x0 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तीनों वैल्यूज d2x बाई डी टी स्क्वायर 2r के साथ मल्टीप्लाई करके इसे, और ओमेगा जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके इसे हम लिखें इक्वेशन 1 में, तो ये m d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2r dx बाई डी टी प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर x, इट इज योर f0 साइन ओमेगा टी। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास ओमेगा टी माइनस फाइव की टर्म है, तो यहाँ पर हम इस ओमेगा टी में फाइव को एक बार घटा दें और फाइव को एक बार जोड़ दें, तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगी हमारे पास, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास आ जाएगा f0, ये ओमेगा जीरो स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक साथ ले लिए साइन की टर्म में, इसलिए x0 कॉमन निकाल लिया, सो ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों टर्म, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। सेकंड टर्म अवमंदन की टर्म है, वो कॉस वाली अलग रहेगी। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा दें साइन a प्लस बी का, तो इट इज f0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव कॉस फाइव साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो ये f0 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब ये यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है, इसमें एक टर्म तो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव की है और एक टर्म कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव की है, दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए इनके कोफिशिएंट आपस में बराबर होने चाहिए। यानी साइन ओमेगा टी टर्म का जो इसका टर्म का कोफिशिएंट, ये यहाँ पर f0 cos फाइव के बराबर होना चाहिए, और cos ओमेगा टी प्लस फाइव इसका f0 sin फाइव के बराबर होना चाहिए। ये कोफिशिएंट ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और cos ओमेगा टी माइनस, ये cos ओमेगा टी माइनस फाइव का गुणांक है और ये साइन ओमेगा टी माइनस फाइव का गुणांक, ठीक है। तो इस इक्वेशन में इसको डिवाइड कर दें, तो साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव टेंजेंट फाइव, तो ऊपर तो आ जाएगा 2r ओमेगा x0, नीचे आ जाएगा ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x0 कट जाएगा और टेंजेंट फाइव हमारे पास ये आ जाता है। तो इससे हम फाइव की वैल्यू निकाल सकते हैं, tan इनवर्स
इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें, वर्ग करके जोड़ें, तो यहां पर तो हो जाएगा f0 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और s0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज 1। सो यहाँ तो हो जाएगा राइट हैंड साइड में f0 स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड में ये देखिए वर्ग करके जोड़ा हुआ है, ये तो इसका स्क्वायर प्लस ये 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इससे हम x0 का मान निकाल सकते हैं, ये बल का गुणांक है f0। तो x0 आपके पास आ जाएगा f0 डिवाइडेड बाई दिस पावर हाफ। तो जो हमने अज्यूम किया था x इक्वल टू x0 साइन ओमेगा t माइनस फाई सॉल्यूशन, इस समीकरण का हल, यह समीकरण का हमारे पास इस तरह से आ जाता है। आप देख रहे हैं इसमें x0 ये है आयाम और फाई का मान हमारे पास tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ये। आयाम का मान बल के नियतांक पर, मूल आवृत्ति, दोलक की मूल आवृत्ति, प्रणोदित बल की आवृत्ति और अवमंदन गुणांक पर निर्भर करता है। ये सब चीजें स्थिर हैं, स्थिरांक हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें आयाम का मान स्थिर हो गया। तो जो प्रभाव हम चाहते थे कि अवमंदित आवर्त गति सरल आवर्त गति में परिवर्तित हो जाए, अवमंदित आवर्त गति में आयाम में जो कमी आती है वो पूरी होकर स्थिर हो जाए, वो हमें यहाँ देखने को मिल रही है। आयाम स्थिर है। और दूसरी चीज ये दोलक की मूल आवृत्ति नहीं है, ये लगाए गए बल की आवृत्ति है, जो आवर्त बल आपने लगाया है। यानी जब आप आवर्त बल बाहर से लगा देते हैं तो आयाम तो स्थिर हो जाता है, लेकिन दोलक अब लगाए गए बल की आवृत्ति से दोलन करना प्रारंभ हो जाता है ओमेगा से। दोलक लगाए गए बल की आवृत्ति से दोलन करता है। तो ये दो प्रभाव, पहला आयाम स्थिर हो जाता है और दूसरा दोलक लगाए गए बल की आवृत्ति से दोलन करने लगता है। यहां पर भी दोनों आवृत्तियां हैं, ओमेगा 0 और ओमेगा। तो आप इसमें 3 केस ले सकते हैं हम। ओमेगा 0 तो कांस्टेंट है, अब आप जो बल लगा रहे हैं उसकी आवृत्ति ओमेगा 0 से कम हो सकती है, ओमेगा 0 के बराबर हो सकती है और ओमेगा 0 से ज़्यादा हो सकती है। तो हम आगे अगले व्याख्यान में डिस्कस करेंगे कि इनमें 3 केस में किस तरह से दोलन होते हैं। धन्यवाद।